हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि 70 में 70 नंबर लाया है। और इस बच्चे ने क्या ऐसा लिख दिया कि टीचर इसको पूरे के पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो गए। और ये जो कॉपी है, ये किसी नॉर्मल इंसान की कॉपी नहीं है, ये स्टेट टॉपर की यानी प्रदेश टॉपर की 100% असली कॉपी है। और ऐसा कॉपी में सिर्फ मैं ही आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। ये अगर आप कॉपी देख लोगे तो आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। और इस कॉपी के जितने भी क्वेश्चन है 70% 100% श्योर आपके एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन। 70% इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा रहेगा और आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखकर चले आना और आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। देखिए, क्या है कि आपने कॉपी में क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और इन्होंने कैसे लिखा है, लिखने की ट्रिक क्या होती है, ठीक है। आप कहोगे कि सर मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आपके 50 नंबर 55 नंबर आते हैं, यानी 10 से 15 अंक आपके कहां पे कट जाते हैं और क्यों कट जाते हैं। आज के इस वीडियो को अगर आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को बच्चा आप देख लेते हैं तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बच्चों, ये इस कॉपी को हम देखते हैं कि ये कॉपी आखिर लिखी कैसी गई कि टीचर पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो गया। अगर ऐसी लिखी हुई कॉपी किसी भी एग्जामिनर, किसी के शिक्षक के पास जाएगी तो पूरा का पूरा दिल खोल के नंबर को अपने लुटा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डाला गया, देखिए, खंड ब, क्योंकि जो आपका ये पेपर होता है बच्चा, इस पेपर में सबसे पहले आपके बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न इस तरह से आते हैं। जैसे ही आपके ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं, वैसे आपका आ जाता है यहाँ से खंड ब। और खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसमें सबसे पहले आपको वर्णनात्मक 1 देखने को मिलता है। तो बच्चे ने लिखा कैसे, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले खंड ब डाला गया है और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ पे पहला है और पहले में पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला गया है ब्लैक पेन से, और इसके नीचे इस तरह से डबल पाई खींच दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो राजनीतिक भी थे, सामाजिक थे और आर्थिक कारण थे। 3 सबसे प्रमुख कारण थे। और सबसे पहला यहाँ पे कारण जो लिखा गया है वो राजनीतिक कारण लिखा गया है। यहाँ पे है कि निरंकुश राजाशाही, जिसमें राजा लुई 16वें का कमजोर शासन और प्रशासन की अक्षमता शामिल थी। ये इसका राजनीतिक कारण था, क्योंकि जो राजा था वो निरंकुश था और राजशाही था, अपने आप को मतलब राजा समझने वाला था। और इसमें जो राजा लुई 16वें का कमजोर शासन पड़ गया और प्रशासन की जो है अक्षमता शामिल थी, इसलिए इसमें एक राजनीतिक कारण था फ्रांस की क्रांति होने का। और दूसरा इसका सामाजिक कारण भी था। सामाजिक कारण क्या था, क्योंकि समाज जो था उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जमींदार बटे थे, दूसरा पादरी जो कि काफी उच्च में आते थे, और तीसरा आम जनता थी जिसकी दशा बहुत खराब थी। और सभी टैक्स आम जनता पे ही लगाए जाते थे, ठीक है। आम जनता में असमान विभाजन था, इनका विभाजन जो था वो समान नहीं था, जिसमें केवल तीसरे वर्ग के ही करों का बोझ उठाना पड़ता था। जो तीसरा वर्ग आम जनता है, इसको ही करों का टैक्स का बोझ उठाना पड़ता था, ठीक है। और इसके देखिए आगे कैसे लिखा गया और क्या लिखी गई है। अब इसके देखिए आर्थिक कारण भी कुछ थे। आर्थिक कारण क्या थे बच्चे, यहाँ पे कि खाली राजकोष, जो राजा का राजकोष होता था जिसमें मुद्रा रखाई जाती थी, वो खाली पड़ चुका था। और अत्याधिक कर और शाही खर्चे जिन्होंने देश को दिवालियापन बना दिया। जो वहाँ के राजा थे वो शाही खर्चे बहुत ज्यादा करते थे, जैसे पालकी निकालते थे पहले के राजा, अपने आप को चलते फिरते थे, उस तरह से थे। और जो ना शाही खर्चे और जिन्होंने देश को दिवालिया बना दिया, ठीक है। और इस तरह के खर्चे फिजूल खर्ची करते थे, जिससे देश जो है दिवालिया बन गया, यानी उसके पास धन का अभाव होने लगा। और दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति होने में। देखिए, रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों के विचारों ने लोगों को स्वतंत्रता समानता के लिए प्रेरित किया। इन्होंने ये जो लोग थे, ये सूखी पत्तों में एक चिंगारी का काम कर दिया फ्रांस की क्रांति के लिए। इन्होंने क्या किया, लोगों को मतलब मोटिवेट किया, लोगों को आकर्षित किया, लोगों को उसके प्रति उजागिर किया, ठीक है। वो आग्रह किया कि आप आइए फ्रांस की क्रांति लड़िए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके हम लोग को लड़ना चाहिए इस चीज से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चा, ये दे रखा है, अगर ये नहीं आता तो अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं।
नमक सत्याग्रह जो थे गांधी जी चलाए थे, जो कि अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगा दिया था, कर। तो इन्होंने कहा था कि हम नमक पे कोई भी कर नहीं देंगे। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का कारण लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले एक क्वेश्चन करने के बाद 1 और 2 लाइन का गैप करना आपको, ताकि यहाँ पे नंबर देने में भी आसानी हो और देखने में ये पता चले कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव निम्नलिखित थे। सबसे पहला प्रभाव इसमें था निर्यात में कमी। जब महामंदी हुई ना तो निर्यात में कमी हो गई, चीजें आना ही बंद हो गई। जैसे यहाँ पे महामंदी के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई, जिससे भारत का निर्यात लगभग आधा हो गया। इसमें किसानों और निर्यातकों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, जैसे कि जिससे भारत के निर्यात लगभग आधा हो गए। आयात का मतलब लेना होता है, निर्यात का मतलब देना होता है। ठीक है, महामंदी आई तो लोग डिमांड कम कर दिए, जिससे भारत में जो किसान थे उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना, और सबसे ज़्यादा बोझ जो है किसानों को भी पड़ा था आर्थिक महामंदी में। अब इसके बाद इसके और भी कारण यहाँ पर देखते हैं। और कारण बच्चे यहाँ पे जैसे कृषि उत्पादकों की कमी में गिरावट थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है मांग कम होने से भारत में कृषि उत्पादकों की कीमतें में तेजी से गिरी, और फिर भी सरकार ने किसानों से लगान लेना जारी रखा, जिससे उनकी दशा और भी खराब हो गई। अब महामंदी के प्रमुख कारण जो थे वो निम्न थे। देखिए ये 4 अंक मिलेंगे इसके। ठीक है, एक इसका मिला, एक इसका, और एक इसके रीजन लिखने का। यहाँ पे अति उत्पादन थी, यानी कि महामंदी के समय जो किसान थे उत्पादन ज़्यादा करते थे, लेकिन उनकी जो मांग थी वो कम थी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है कर्ज का बोझ झेलना पड़ता था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता था, लेकिन वो उत्पादन जो है महामंदी के कारण दूसरा देश ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं थी। और बैंकों की विफलता भी थी इसमें, कई बैंक दिवालिया हो गए। ठीक है, जो पैसा हम लोग रखे थे बैंक में वो दिवालिया हो गए, लेकर भाग गए दूसरे देश, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया महामंदी हुआ तो और बैंक ऋण वापस नहीं ले पाए, जिस कारण से जो है बैंकों की विफलता भी इसमें रही। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो 4 नंबर का था, तो बच्चे को 4 नंबर पूरा का पूरा मिला है। अब इसके बाद बच्चा इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 शब्द में बोल रखा है तो 90-85 में लिखो आप। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये नहीं आता दूसरे का, तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा है कि खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। खनिज संरक्षण का मतलब खनिजों को बचाना, सुरक्षित रखना, उसके उपयोग पर नियंत्रण और सही उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करना। देखते हैं बच्चे ने इसको कैसे लिखा है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज जैसे यहाँ पे पलटते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिला है प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में देखा बच्चा खनिज संरक्षण की विवेचना निम्नलिखित है। इसका सतत उपयोग भी है, यानी कि खनिजों का उपयोग विवेकपूर्ण और टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए ताकि बर्बादी को रोका जा सके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में छप चुका है। और यहाँ पे पुनर्चक्रण यानी धातु खनिजों का पुनर्चक्रण नए खनिजों के निष्कर्षण पर निर्भरता कम कर सकता है। जैसे अगर हम लोहा लेते तो लोहा से फिर कबाड़ी हमसे लोहा खरीद लेता है, तो उसका क्या करता है फिर से गलाकर एक उससे नई वस्तु निर्माण कर दिया जाता है। यही होता है पुनर्चक्रण। यानी कि जैसे हम उसी पर निर्भर न रहे कि हाँ जो लोहे का पहाड़ उसी से पहाड़ ले रहे हैं और सामान को बेच रहे हैं और पुराना वस्तु को नहीं खरीद रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो जो हमारी प्राकृतिक जो संपदा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसका कोई भी बहुविकल्पी ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन पर नियंत्रण और इनका पुनर्चक्रण जरूरी है। और विकल्प क्या है? वैकल्पिक और नवीनकरणीय संसाधनों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग पारंपरिक खनिजों का दबाव कम कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमारे पास जो थी गाड़ी चलती थी 4 व्हीलर, वो चलती थी पेट्रोल से ही सिर्फ। अब सीएनजी आ गई जो कि सस्ता है और प्राकृतिक गैस है, इसको लोग बना भी आसानी से लेते हैं। तो उसका ऑप्शनल मार्ग चुनना चाहिए, जैसे बायोगैस से गाड़ी चलेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कारें आने लगी, तो ये सब वैकल्पिक मार्ग है। अब यहाँ पे अपव्यय को कम करना भी है, यानी खनन और प्रसंस्करण के दौरान खनिजों के अपव्यय को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि उनका हम जो ऐसा उपकरण लगाए ना कि जैसे अगर हम
5 किलो कोयला निकाले, 5 किलो तेल निकाले तो उतना ही निकले, और उसमें जो है ना उसका अपव्यय न हो, यानी उसका जो है नुकसान न हो, गिरे ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो, ये सब चीज़ें लगाना चाहिए। ऐसे उपकरण, ऐसे लोगों को यहाँ पे लगाना चाहिए। ये हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन चौथा आता है बच्चा, तीसरे का अगर ये नहीं आता तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन इस पेपर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 70 कह रहा हूँ, आपके 90% क्वेश्चन इससे फंसेंगे, देख लेना। अब यहाँ पे चौथा नंबर है कि झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। झूम कृषि जो होती है वो कहाँ पे होती है? झूम के अलावा एक और इसमें क्वेश्चन है, अथवा उपभोक्ता के शोषण की किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। उपभोक्ता मतलब हम लोग होते हैं जो किसी भी दुकान से सामान को खरीदते हैं। अगर वो हमको मिलावटी सामान दे रहा है, कम तौल रहा है या अधिक मूल्य ले रहा है, तो ये हमारे साथ हमारा शोषण हो रहा है। देखते बच्चों ने किसका लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखी गई है, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 4, और यहाँ पे उपभोक्ता के शोषण के निम्न कारण हैं। सबसे पहला सीमित जानकारी, हम और आपको एक सीमित जानकारी होती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सीमित जानकारी है। देखिए, उपभोक्ताओं के पास अक्सर उत्पादकों की गुणवत्ता, कीमतें और विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे विक्रेता अनुचित लाभ उठाते हैं। कोई प्रोडक्ट नया आ गया, उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिक है या कम है, और उसमें वो गुणवत्ता नहीं है जो गुणवत्ता असल में होनी चाहिए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा आदमी उस पर इंग्रेडिएंट देखेगा कि इसमें क्या क्या मिला है, फैट कितना है, विटामिन कितनी है, चीनी कितना है, शुगर कितना है, सब चीज़ें देखेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी भी लोग इतने जानकार नहीं है कि इन सब चीज़ों को पढ़ें और चीज़ों को जाने, ठीक है। और संगठित ना होना, सबसे मेन चीज है कि अगर हमको लूट रहा है तो दूसरा व्यक्ति हमारा साथ देने वाला नहीं है कि हाँ यार ये गलत कर रहे हो, तुम अनुचित कीमत क्यों ले रहे हो, ठीक है, हिसाब से लगा कर दो और सही सामान दो। देखिए यहाँ पे उपभोक्ता आमतौर पर असंगठित होते हैं, जबकि विक्रेता और निर्माता अक्सर संगठित होते हैं। जो दुकानदार होते हैं और जो उसमें लाकर सामान देते हैं वो संगठित होते हैं, ठीक है, जिससे मोल भाव की शक्ति असंतुलित हो जाती है। जैसे कि अगर एक मार्केट में 4 सब्जी वाले हैं, वो कहेगा कि भैया आज जो है ना टमाटर 80 रुपया बेचना, तू भी बेचना, तू भी बेचना, अगर कम करोगे तो तुम्हारा दुकान कल से उठवा देंगे, इतना रेट फिक्स है, इतना रेट से कम नहीं बेचेंगे, चाहे हमारे के यहाँ ग्राहक आए चाहे आपके यहाँ। ऐसे मोल भाव लोग नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसके बाद है सीमित आपूर्ति है। जब किसी उत्पाद की आपूर्ति कम होती है तो विक्रेता मनमानी कीमतें वसूल कर सकते हैं। जैसे कुंभ मेले में गए तो वहाँ पे जो आपका कुंभ का जल रखने वाला था, वो डब्बा था, वो कम था, ठीक है, मजबूरी थी, लोगों को लेने के लिए आवश्यकता थी, तो वहाँ पे उनकी वो अनुचित कीमत लिया करते थे। तो ये सब चीज़ें अनुचित कीमत, जैसे आप कहीं गए पहाड़ में पिकनिक में, वहाँ पे आपको एक चिप्स का पैकेट हो सकता है 5 वाला 7 का मिले, 8 का मिले, 10 का मिले, तो ऐसे में आपके लिए नहीं मजबूरी, क्योंकि वहाँ पे कोई दुकान नहीं है, ठीक है, वही चीज़ें जो वहाँ पे बेच रहे हैं। और इसके बाद है निरक्षरता और अज्ञानता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि कई उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। क्योंकि अगर मिठाई अगर कोई दे रहा है, मिठाई का दुकान वाला, तो उसके साथ वो मिठाई के डिब्बे की वजन नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी जानकारी नहीं है और ये कानून प्रक्रियाओं को नहीं समझते हैं कि अगर ऐसा ये कर रहा है तो हम उपभोक्ता फोरम में जाकर इसका कंप्लेन कर दें, जिससे इसकी जो लाइसेंस और दुकान या इस पर कार्रवाई हो सके। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, आ जाता आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर में आपका आता वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न, जिसमें प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, ठीक है, 1.5 पेज तक आपको लिखना है। यहाँ पे 5वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये 6 नंबर का है, ठीक है। अथवा अगर ये नहीं आता तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों के उल्लेख कीजिए। देखते बच्चे ने कैसे और किसको किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डाला गया वर्णनात्मक सेकेंड, यहाँ पे डाली गई प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। अब देखिए, इसको गांधी जी ने चलाया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है कि शांतिपूर्ण और बिना किसी हिंसा, बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी आगजनी के, यानी कहीं आग उग लगाए बिना
ठीक है, अहिंसक शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना, जो हमारे लिए पीड़ा दे रही हैं, जो हमारे लिए जो कानून है वो बेकार है, उसका विरोध करना, ठीक है, उल्लंघन करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह दांडी से शुरू हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था, जो ऐसे ऐसे कानून लगा देते थे, ऐसे ऐसे टैक्स लगाते थे जो हमारे लिए सही नहीं थे। तो इसका यही तरीका था, इसका विरोध करना। अब इस आंदोलन की जो कुछ प्रमुख सीमाएं हैं वो निम्नलिखित है। जैसे आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी एक समान नहीं थी। ठीक है, दलितों की भागीदारी सीमित थी क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो अपना मांग करना ही बंद कर दिए थे। क्या करेगा जनता जब मजबूर है और इस तरह के शासक है तो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। और आगे इस तरह से भी लिखा गया, क्योंकि ये देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1.5 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। एक उधर हो गया और आधा पेज इधर है। इसमें क्या था कि मुस्लिम संगठनों और समुदायों की भागीदारी भी कम थी, क्योंकि कई मुस्लिम नेताओं को लगा कि कांग्रेस हिंदू महासभा के प्रभाव में है। ठीक है, मुस्लिम लोग ये जान लिए कि जो है कांग्रेस जो है ये हिंदुओं का है, हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनका भी जो है कम प्रभाव था। और देखिए यहाँ पर जब भी आप लंबे क्वेश्चन को लिखे ना तो 2-2 लाइन के बाद 1-1 लाइन का गैप कर दीजिए। ठीक है, या तो अगर एक ही में लिख रहे हो तो कुछ 3-4 लाइन आपको ब्लू पेन से लिखना है, 1-2 लाइन ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से, फिर ब्लैक पेन से। ऐसे टीचर को पढ़ने में आसानी होती है। अब इसके बाद आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसने गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत को कमजोर कर दिया था। ये जो आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी का कहना था कि हम अहिंसक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे कानूनों का। अब यहाँ पे आंदोलन को 1937 में वापस ले लिया गया, जिससे कई नेताओं और जनता को निराशा भी हुई, यानी इसके कोई भी परिणाम नहीं निकले। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देता बच्चा, अथवा में ये देता है। ठीक है, या इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका क्या देता है, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि किन्हीं 2 कारकों के उल्लेख से कीजिए। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा बच्चा। इसको लिखना कैसे ये चीजें सीख लो। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है। भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पे अर्धसंघीय ढांचा इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पे, कि भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे का निर्माण करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, इसलिए इसे अर्ध कहते हैं। यानी आधा जो शक्ति होता है वो केंद्र के पास होता है, यानी आपकी मोदी सरकार के पास होता है, और दूसरा आपके राज्य सरकार के बीच होता है। राज्य सरकार में कौन है, आपका योगी जी है। तो ये इसको इसलिए अर्धसंघीय ढांचा कहते हैं, आधा आधा बटा हुआ शक्ति, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी है जो इसे अर्धसंघीय बनाता है। सबसे इसके पुष्टि में 2 कारक हैं। पहले एकल नागरिकता है, यानी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एक व्यक्ति एक बार ही नागरिकता ले सकता है, जैसा अमेरिका में है, बल्कि एकल नागरिकता है। सभी नागरिक देश भर में समान अधिकार रखते हैं, जो एकात्मक विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सशक्त केंद्र सरकार होता है। संविधान केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देता है, केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, और आपातकाल के दौरान संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है, जिससे केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। इतना लिखना, और ये 6 नंबर का था, तो इसको 6 नंबर बच्चे को मिल गया। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दे रखा है, या अगर ये नहीं आता तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर बच्चा सबसे पहले डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 7, और यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको किया गया है। आप चाहो तो इसको भी कर लो। अब इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इसके आगे वेरी लिखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में पूछता है। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। यानी इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 7,
मृदा अपरदन का अभिप्राय क्या है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, अपरदन का मतलब बर्बाद होना होता है या अपने जगह से उड़कर दूसरे जगह पे चले जाना होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन का अभिप्राय मिट्टी की ऊपरी परत का प्राकृतिक कारकों जैसे हवा, पानी या मानवीय गतिविधियों के कारण हट जाना या बह जाना यह भूमि की उर्वरता को कम करता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। इसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का अपने जगह से किस हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या फिर मनुष्य के माध्यम से एक स्थान से हटकर उसकी जो उर्वरक होती, ऊपर की जो मिट्टी होती उर्वरक होती, उठकर बह जाना, ठीक है, या दूसरे जगह पर चले जाना, ये मृदा का अपरदन कहलाता है। ये हवा के माध्यम से उड़कर भी जाते हैं, जल के माध्यम से बहकर भी जाते हैं। ठीक है, ये पूरी चीजें हैं और इंसानों के द्वारा भी बह जाते हैं, थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो ये इसको मृदा अपरदन कहते हैं। अब इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय निम्नलिखित है। अब इसको रोकने के जो उपाय है वो 4 ठो निम्नलिखित है। सबसे पहला वन रोपण किया जाए। वन रोपण जो होते हैं उनके जड़ें काफी ज्यादा मात्रा में फैलती है और ये मिट्टी को बांधे रहते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने से मिट्टी की जड़ें उसे बांधे रखती है, जिससे पानी और हवा का बहाव भी कम होता है। अब दूसरा है सीढ़ीदार खेती करना। जैसे सीढ़ीदार खेती करने से बच्चे क्या होता है, जैसे सीढ़ी आपने देखा होगा आपके घरों में होता है, इस तरह से होता है ना। तो सीढ़ी क्या होता है कि सबसे पहले एक सीढ़ी उतरोगे, फिर यहाँ पे रुकोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे नीचे आओगे। इसी तरह से अगर सीढ़ीदार खेती करोगे तो जो पानी होगा सबसे पहले पावदान पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे आप मेड़ भी बना सकते हो, फिर धीरे धीरे यहाँ से इस वाले पावदान पे आएगा, फिर इस वाले पावदान पे आएगा, फिर इस वाले। तो इससे जो मिट्टी का कटाव है ये कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुकने के बाद अगर बिल्कुल ढलान हो तो पूरी धड़धड़ा कर मिट्टी जो है नीचे चली आएगी। ये चीजें होती है। तो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी का बहाव की गति को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। और यहाँ पे समोच्च जुताई यानी ढलान के साथ साथ जुताई करने से पानी का बहाव कम होता है और मिट्टी का अपरदन रुकता है। जो ढलान की स्थिति में, उसे ढलान की स्थिति में जुताई कर दो। पट्टियों में खेती करना यानी छोटे छोटे बांध बनाकर इस तरह से खेती करना, क्योंकि यहाँ पर पानी आएगा तो इस बांध से रुकेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे अस्थिर होगा, पानी बैठेगा तो धीरे धीरे बांध जो है डालकर दूसरे खेत में जाएगा। इसलिए इस खेत की मिट्टी का उर्वरता इसी खेत में रह जाएगी। पट्टियों में खेती करना, फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाकर हवा और पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो 6 नंबर इस बच्चे को पूरा का पूरा मिला है। ठीक है, अथवा 7वें के अगर ये नहीं जानते हो तो आप इसे भी कर सकते हो कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसे भी कर सकते हो। 8वां दे रखा है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा अगर आप ये नहीं जानते हो तो तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। देखते बच्चे ने कैसे लिखा है इसका आंसर। बच्चा यहाँ पे देखिए लिखा गया है पूरी चीजें। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8, विकास की अवधारणा क्या है। विकास की अवधारणा एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि इसमें लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचता है और सुरक्षा वृद्धि शामिल है। सामान्यतः इसके निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय होती है। यह आर्थिक विकास का सबसे कम माप होता है जो औसत आय में वृद्धि को दर्शाता है। और साक्षरता दर है यानी शिक्षा के स्तर में सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है जो लोगों की क्षमताओं को बढ़ाता है इसके लिए। ठीक है, विकास की अवधारणा ऐसे ही तो निर्भर करती है कि प्रति व्यक्ति क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश में क्या है, कैसे है, ये चीजें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है बच्चा, वो आपका इसमें मानचित्र से संबंधित प्रश्न आता है, जो कि जो मानचित्र होगा ना इसी से आपका लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न है 9A। 9 में देखा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा, ये जो सिंबल दिख रहा है, द्वारा सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधे आधे अंक निर्धारित होंगे। यहाँ पे पहला कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये पेपर में आपके छपा है। ठीक है, 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बच्चा, वो आपका सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले आपको मानचित्र कार्य लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का A डालना है। अब इसके बाद पहला आंसर आपने यहाँ पे लिखा। अब मानचित्र पे कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखिए मानचित्र है आपका, ये देखो
मानचित्र में सबसे पहले यहाँ पे जो कोलकाता होता है, यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल बनाना है, ठीक है। जैसे ये सिंबल है ना, ये सिंबल यहाँ पे कौन सी सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल देख रहे हो जो, ये इसको आपको बनाना है यहाँ पर ऐसे बनाकर, और यहाँ पे पहला नंबर डालना। ये चीजें मिस्टेक मत करना, ठीक है। इससे टीचर को थोड़ा सा आराम हो जाता है। यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनाएंगे और यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे और यहाँ पे कलकत्ता या कोलकाता लिखेंगे। ये चीजें सही तरीका होता है। अब इसके बाद यहाँ पे है दूसरा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे अमृतसर जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये लगभग पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको उस तरह का सिंबल बनाना है जैसे बोला है, और यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है। ये चीजें मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, टॉपर बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब यहाँ पर वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये जो है ना गुजरात से तोड़े थे, दांडी नामक स्थान जो है। तो यहाँ पे जो है दांडी जो है गुजरात में पड़ता है। तो ये जो आपके डायनासोर जैसा दिख रहा है ना चेहरा, हमने इसकी ट्रिक बताया, आप जाकर देख लेना। वो दूध पीने वाला बच्चा भी तुरंत मानचित्र समझ जाएगा, वो ट्रिक बताया हूँ। तो अगर इसके इंड स्क्रीन में हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखकर जाना। अगर नहीं मिलता है ना तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरे चैनल का नाम और मानचित्र कैसे भरे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दांडी जो है गुजरात में पड़ती है, तो यहाँ पे गुजरात दिखाई गई है। अब इसके बाद यहाँ पर है बच्चा कि वो गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो ये अहमदाबाद का खेड़ा नामक स्थान है, ठीक है। तो खेड़ा को यहाँ पे दिखाया गया है, अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, खेड़ा था। अब यहाँ पर भी जब चौथा लिखा गया है तो इस तरह का सिंबल बनाना है, जो सिंबल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा नंबर डालना है। ये बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। अब इसके बाद है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसको लिखना भी है यहाँ पर, देखिए दांडी गुजरात खेड़ा अहमदाबाद 1929 वाला लाहौर में हुआ था, पांचवा। तो यहाँ पे लाहौर जो है ये पाकिस्तान में चला गया हमारा लाहौर, तो यहाँ पर लाहौर आपको इस तरह से दिखाना है। अब इसके बाद इसका जो 9A है और 9B देता है, ये 5 अंक का होता है, और आपका इधर 9B आ गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि उत्तर भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा कैसे गया है, लास्ट पेज में होगा इसका। ये देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 का B है, और यहाँ पर लिखा कैसे गया है। सबसे पहले गंगा नदी है। गंगा नदी आप उत्तर प्रदेश में दिखा सकते हो, बिहार में भी दिखा सकते हो, उत्तराखंड में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिखाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला, मिर्जापुर जिला में ये गंगा नदी बहती है। अब इसके बाद प्रयागराज में भी बहती है। अब इसके बाद है दूसरा, इसमें क्वेश्चन क्या है, कोई स्टेशन है भैया, यहाँ पे देखो आपका है ये यहाँ पे है, ठीक है B, एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह द्वारा नाम से, इस चिन्ह का उपयोग करना है, और बच्चे इसी का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन, ये कहाँ पे है विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन। अब ये नंबर डालोगे आप ना, तो विंध्याचल ताप विद्युत जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस सिंबल से दिखाया गया। इसका नंबरिंग जरूर डालो कि ये तीसरा नंबर है या दूसरा नंबर। इसके बाद यहाँ पे है भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से। पूर्वी तट जो है ना वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया चेन्नई, पूरब में पड़ता है। तो चेन्नई जो है सबसे नीचे है भारत के मानचित्र पर, यहाँ पे तो वो सिंबल और यहाँ पे नंबरिंग करना है, चेन्नई लिखा गया है। आप इसे पेन से भी भर सकते हो, लेकिन गलत हो जाता तो पेन से आप मिटा नहीं पाओगे, इसे मिटा लोगे। पेन से भी भर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट की चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र इस सिंबल द्वारा नाम से। तो चाय जो है असम इसके लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग भी प्रसिद्ध है। तो असम जो है यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इस चिन्ह द्वारा यहाँ पे लिखेंगे और कॉपी में इसका नाम भी लिखेंगे। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम से। छत्तीसगढ़ जो है रायपुर में पड़ता है। हमने आपको बताया था कि ये जो डायनासोर है यहाँ पे आपका जो है इसका 36 किलो का ये पैर है, तो ये इससे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से बच्चा पूरी इस कॉपी को, इस पेपर को अच्छी तरीके से घोल कर पी लेना है। ये आपके एग्जाम में आएंगे, इससे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लेना। आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।